किसी भी जॉब के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी नॉलेज, दूसरा आपका रेफरेंस। ऐसा कहा जाता है कि शादी से पहले ना कुंडलियां मिला लेनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें अगर इक्वल आप लेके चल रहे हैं तो किसी मुहूर्त की ज़रूरत है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है ना, वो अपनी डिलीवरी के लिए या सी सेक्शन के लिए टाइम और मुहूर्त डिसाइड कर रही है। कई बार एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर वो व्यक्ति बैठ जाता है जिसके पास नॉलेज नहीं होती। अगर हम सुबह सुबह अपना फ़ोन देखें ना तो 11-11 हो रहे हो या 22-22 हो रहे हो तो कहते हैं बहुत ये सिग्नल बहुत अच्छा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिल्कुल डाउनफॉल हुए हैं। वो भी इन सभी चीज़ों को यूज करते थे अपने व्यक्तिगत लाइफ में। इंटरव्यू या मीटिंग्स हो ना तो लोग ना मुहूर्त देख के करते हैं कि मुहूर्त अच्छा है तो हम करेंगे। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जब लॉजिक ख़त्म हो जाता है और फिर हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन तब हमें याद आती है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, यानी कि कुंडली, नंबर्स और दिशाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रेजी टॉक्स पे और मैं हूं आपकी होस्ट मेहुल। आज इस बात को जानने के लिए कि क्या ये सब बिलीव्स हैं या सच में हमारी लाइफ को एक डायरेक्शंस देते हैं कि नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं वेदांत शर्मा जी, जो 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं। नमस्ते वेदांत जी, स्वागत है नमस्कार। आपका क्रेजी टॉक्स में। जी कैसे हैं आप? जी, ऑल गुड मैम। ओके, तो सर सबसे पहले तो हम इधर से शुरुआत करते हैं कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, मेनली उसका मतलब क्या है? जी, देखिए मैम, सनातन धर्म के जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जी। वेद हैं, पुराण हैं, भगवत गीता हैं, उन सभी का एक आधार स्तंभ जो कि वैदिक ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। अच्छा। इसमें हमारे 12 भाव, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, जिससे कि एक व्यक्ति के जन्म जन्म के समय और बर्थ प्लेस को जोड़ करके उसके जीवन से संबंधित जो भी घटना और उसके प्रारूप हैं उनको इंगित किया जाता है उसकी समस्याओं के समाधान के लिए। वैदिक ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं, जी। प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्रों का आधिपत्य दिया गया है और एक नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट के प्रारूप से जुड़ा हुआ है और 108 का जो सीक्वेंस है 108, ये हमारे नक्षत्र चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण और 27 को जब उनसे गुना करते हैं तो 108 का आंकड़ा इसमें तय होता है। तो वैदिक ज्योतिष जो कंटेंट है वो हमारा प्राचीन प्रारूप से जुड़ा हुआ है। भगवत गीता में जो हमारे देवगण, मनुष्यगण, मानवगण और इसी के अनुरूप जो हमारे यजुर्वेद है, अर्थवेद है, जिसमें हमारे कर्मकांड, पूजा, मंत्र सिद्धि, बहुत सारे प्रारूपों का वर्णन किया गया है। वास्तु पुरुष मंडल के 45 देवताओं में 33 कोटि जो देवता हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 12 असुर, जो कि समुद्र मंथन से रिलेटेड एक कहानी, एक घटना को चिन्हित करते हैं। तो वैदिक ज्योतिष ऐसा नहीं है कि अभी कोई किसी शाखा का प्रारूप है। ये बहुत ही प्राचीन कंटेंट है हमारा ज्योतिष का और इसी में आगे चल के हम वास्तु, एस्ट्रोवास्तु, वैदिक न्यूमरोलॉजी को जोड़ करके किसी भी दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। अच्छा, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु जो है ये एक ही चीज़ है? जी, ये प्राचीन समय के ही प्रारूप हैं। वर्तमान समय में एक अलग अलग जो नामकरण है उनसे चीज़ों को डिफाइन किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो सर एक सबसे बड़ा सवाल जो आज के यूथ के लिए है कि जो करियर डिसाइड करना है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल कि क्या करें क्या ना करें। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे मदद करती है कि हम राइट करियर चूज़ कर पाएँ? सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में जो कंसल्टेशन है उसमें एक व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, BTR से संबंधित होता है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का जन्म समय सही तरीके से आप मेंशन नहीं करते, आप उसके बारे में जो भी प्रेडिक्शंस या जो भी ज्योतिषीय उपाय आप उसे प्रोवाइड करते हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं करते और एक समय के बाद व्यक्ति का ज्योतिष से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से विश्वास कम और ख़त्म हो जाता है।
कैरियर हमारा वैदिक ज्योतिष में षोडश वर्ग कुंडलियों का निर्माण होता है। लगन कुंडली, जन्म कुंडली, सूर्य कुंडली, जो हमारे प्रारूप हैं, ये एक व्यक्ति के कर्म क्षेत्र, उसकी मैरिज, संतान, इन सभी के रिगार्डिंग एक एक हमारा षोडश वर्ग कुंडली का पहलू बना हुआ है। कैरियर के लिए लगन कुंडली और दशमांश कुंडली D10 को देखा जाता है। अच्छा। दोनों ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो नक्षत्र, डिग्री और ग्रहों की युति के आधार पर कर्म क्षेत्र को एक दिशा प्रदान करती है। जी। अधिकतर केसों में एक व्यक्ति जब किसी कार्य का चुनाव करता है तो उसकी जो अपनी सेल्फ डिजायर है वो कहीं अच्छे प्रारूप पर कार्य करती हुई देखी गई है, क्योंकि किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने के लिए है और ग्रहों को एनालाइज करके हम उससे कहें कि आप इंजीनियर बन जाइए, तो वो चीज़ें गलत है। सबसे पहले ज्योतिष में सामने वाले की इच्छा, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के अनुसार हम उस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। जी। जैसे आपने कहा कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसे हम इंजीनियर बना दें, तो ये चीज़ें कई बार फैमिली के प्रेशर के ज़रिए भी हो जाती है, तो फिर वहाँ पे इंसान क्या करेगा? जिसको डॉक्टर बनना था वो तो इंजीनियर बन गया। देखिए, काफ़ी सारी कंसल्टेशंस हैं जहाँ पर एक व्यक्ति ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद MBBS कंप्लीट की, फिर उसके बाद उन्होंने लगभग 2-3 वर्ष सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में निकाले, और एक समय के बाद व्यक्ति को महसूस होता है कि एक इतनी अच्छी डेजिग्नेशन की जॉब प्रदान होने के बाद भी उसे खुशी नहीं होती, बहुत सारा प्रेशर होता है जिसकी वजह से उसकी अपनी जो व्यक्तिगत लाइफ है वो ख़राब हो जाती है। तो पारिवारिक तौर पे ये थोड़ा सा हमारा वर्तमान जो सरकमटेंस है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। एक पेरेंट्स को लगता है कि जो पड़ोस का बच्चा है वो 95% लेके आ रहा है तो वो लाइफ में कामयाब रहेगा, और जो हमारा बच्चा है वो तो 60% मार्क्स भी बहुत ही स्ट्रगल से ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकतर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बैंक बेंचर ज़्यादा देखे गए हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर थोड़ा सा अपने आप को संघर्ष फेस करके सफल हुए हैं। तो इसमें ना तो नंबर्स की कोई इम्पोर्टेंस होती है, मेन चीज़ है कि एक व्यक्ति को कुदरत ने एक अनुभव दिया है, उसी के अनुसार जब वो कार्य करता है तो एक समय के बाद सफलता मिल ही जाती है। बस उस चीज़ को कंसिस्टेंसली एक लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर मेहनत की जाए तो उस पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी। तो सर, जैसे आपने भी सिविल सर्विसेज की बात की, तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो सिविल सर्विसेज में ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा, तो क्या वो एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट ले सकते हैं ऐसी चीज़ों में? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पे और भी काफ़ी बच्चों का जन्म होता है। जी। ज्योतिष में एक व्यक्ति के 16 संस्कारों का वर्णन है। जन्म और मृत्यु, ये दो जीवन के सबसे बड़े सत्य हैं। इसके साथ साथ जो अदर हमारे प्रारूप हैं संस्कारों के, उसमें व्यक्ति की मेहनत और उसकी जो परिस्थिति है, क्योंकि ज्योतिष के 3 बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं, देश, काल, परिस्थिति। आपके पारिवारिक स्थिति को, आपकी एक जो मानसिक कंडीशन है, कई बार स्टूडेंट किसी चीज़ को 1 या 2 बार रीड करके समझ लेते हैं, और कुछ केसों में ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को लगभग 8 से 10 बार मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका 5th और 6th में होता है। लेकिन सिविल सर्विस एक इतना बड़ा प्रारूप है कि जो व्यक्ति उसकी प्रिपरेशन कर रहा है और लगभग 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के बाद उसका जो सिलेबस है व्यक्ति को सामाजिक दायरे में एक अच्छा स्थान प्रदान कर ही देता है, भले ही वो गवर्नमेंट की जॉब ना मिले। जी। तो वो जो सब मेहनत है वो बेकार नहीं जाती। जी। तो वेदांत सर, एक बात और मेरे मन में है कि ऐसा कहा जाता है कि शादी से पहले ना कुंडलियाँ मिला लेनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्या ज़रूरी है कि हमें कुंडलियाँ मिलानी ही चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है
वो है कि एक व्यक्ति के मन का मिलना, जी। कि आपके विचार आपस में मिलने बहुत ज़रूरी हैं। हम्म। क्योंकि कुंडली में जो 36 बिंदुओं की बात की गई है, वहाँ पर पंचांग का प्रयोग होता है, जिसमें हमारा तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, ये 5 पहलू हैं जिनकी कैलकुलेशन के आधार पर जब 2 कुंडलियों को मैच किया जाता है तो उससे निर्धारित होता है कि इस व्यक्ति के 18 बिंदु मिले हुए हैं या फिर 22 मिले हुए हैं या 32, जो भी एक डायग्राम बन के आता है वहाँ पे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो तालमेल है, वो चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी हैं। जी। कई केसों में जहाँ पर कि 10 या 12 बिंदु मिले हुए हैं, वो व्यक्ति काफ़ी अच्छी मैरिड लाइफ को जी रहे हैं। जी। और जिनके 30 और 32 गुण मिले हुए हैं, वो 6 महीने में डिवोर्स के लिए कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए हम एस्ट्रोलॉजी को या फिर ज्योतिष को ब्लेम करना थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि अधिकतर आप देखिए कि ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में डिवोर्स की कोई परिभाषा नहीं है। और आप आज से 20-25 वर्ष पहले जब देखेंगे तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपको सुनने के लिए मिले कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है समाज में। पहले तो कम होता था, अभी डिवोर्स केसेस बहुत लेकिन अगर आप 2025-26 की अगर हम देखेंगे तो 100 में से लगभग 10-12 जो मैरिज हैं वो डिस्प्यूट में आके बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। तो ना तो यहाँ पर कुंडली मैचिंग चीज़ों को ख़राब कर रही है, यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो मतलब कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडलियाँ मिली भी होती हैं, पर फिर अभी आपने कहा कि डाइवोर्स जो है वो फिर भी हो जाता है, तो फिर क्या मतलब उसके कुंडली मिलाने का क्या कारण रहा जब डाइवोर्स तो फिर भी हो गया? देखिए, अब इसमें एक छोटा सा प्रारूप है कि मेरे पास 100 कुंडलियां हैं जिन पर मैंने काम किया। जी। तो लगभग 12 से 14 कुंडलियां ऐसी हैं जिनकी जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो मैं सही तरीके से कर पाया। बाकी जिनकी कैलकुलेशन नहीं होती मैं उन्हें आगे डिलीवर कर देता हूँ, आप सेकंड पर्सन को दिखाइए। लेकिन ज्योतिष में जो सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्टर्ब कर रही है कि एक व्यक्ति के पास कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आई, अधिकतर केसों में सामने वाला बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ही नहीं कर पाता और सामने वाले को एडवाइस दी जाती है कि 6 महीने 7 महीने में आपकी शादी हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें उन्हें एक फिल्मी दुनिया की तरह जो ना रिप्रेजेंट की जाती हैं और आगे चल के क्या होता है कि वो सारी चीज़ें व्यक्तिगत लाइफ में उन्हें नहीं मिलती। तो मैरिज के कंटेंट में जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं या जो डिवोर्स हो रहे हैं वो मिसगाइड कंसेप्ट की वजह से ही है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी मतलब किसी भी प्रारूप में किसी व्यक्ति को कंसल्ट कर रहा है कि जी आपका तलाक होगा, इससे आपकी नहीं बनेगी, तो आप उसे रिटर्न में लिखवा के लीजिए कि जो दूसरी मैरिज होगी वो बहुत अच्छी होगी। अच्छा। कोई बंदा नहीं लिख के दे सकता। लेकिन क्या है कि जब 10 या 20 जगह एक डर के माहौल को जो पैदा किया जाता है, उससे सामने वाले को भी लगता है कि जी इसके साथ जीवन नहीं चलेगा। वैदिक ज्योतिष में हमारा सर्वाष्टक बिंदु का एक अंग है ज्योतिष में, तो उससे इस चीज़ का निर्धारण बहुत आसानी से होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, लड़ाई झगड़े सभी के हैं, सामान्य बात है जी। तो किसी मेल या फीमेल चार्ट में जो हम उसे देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि भाई जो फीमेल चार्ट है तो लड़के की मदर से उसका जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बनेगा। तो वहाँ पर ज्योतिष सिर्फ इतना कार्य करती है कि आप उससे ये एस्पेक्ट ही मत कीजिए कि वो आपको सम्मान देगी या फिर आपके प्रति उनका व्यवहार अच्छा रहेगा। आप एक लेट गो वाली प्रवृत्ति को अपनाइए और पूरी लाइफ काफ़ी अच्छे से निकल जाएगी, बेटर रहेगी। और ये सभी चीज़ों पे ही डिफाइन करती है। कई बार मेल चाइल्ड में भी ऐसा होता है कि 180 डिग्री की एस्पेक्ट है सन की 7th हाउस पे, तो लड़की के जो फादर हैं वो ही शादी को ब्रेक करने का कारण बनते हैं। अच्छा। तो इसमें जो एक रेमेडी होती है यही है कि भाई आप जब भी किसी मेडिटेशन में बैठें तो सामने वाले बंदे को थोड़ा सा एक तरफ कर दें तो चीज़ें नहीं बिगड़ेंगी। और अगर वो कुछ अच्छा है बुरा कह भी रहे हैं तो आप उसे जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि ज्योतिष के दायरे से बाहर हो जाती हैं। तो
इसमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि ज्योतिष की ज़रूरत कहाँ पे है और एक सामाजिक दायरे की ज़रूरत, हमारी जो व्यक्तिगत सोच है उसकी जहाँ ज़रूरत है उस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर आपने जैसे पहले कहा कि एस्ट्रोलॉजी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कई बारी पहले जो रिश्ते होते थे उसमें इतना डाइवोर्स नहीं होता था, आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात ना करें तो आपके हिसाब से क्या चीज़ है, ऐसा क्या कारण है कि लोग अब बहुत ज़्यादा डाइवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, जो 20 से 25 वर्ष पहले का समय है उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि लोगों के पास पैसा बहुत ही लिमिटेड था। जी। जैसे जैसे समाज में पैसे का दायरा बढ़ा, रिश्ते छोटे पड़ गए। तो इसमें अभी कुंडली मिलाइए या फिर उसे छोड़िए, उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे मेल हो या फीमेल, उसका अपने आप में सक्सेसफुल होना, उसके मैरिज के लिए, उसके बच्चों के लिए और उसके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल है। तो इस चीज़ पे कार्य करना बहुत ज़रूरी है, सक्सेस पे। जी। ठीक है सर, तो अभी हम पैसे की बात आपने करी, पैसों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है उससे हमें ये पता लग सकता है कि हमारी लाइफ में पैसा स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा? जो हमारी 12 राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये अग्नि तत्व राशि है। जी। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व राशि है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये वायु तत्व राशि हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये जल तत्व राशि हैं। ठीक। कुंडली का सेकंड भाव हमारे धन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको दर्शाता है। जी। तो एक व्यक्ति के सेकंड हाउस में जब भी पृथ्वी तत्व एलिमेंट रहेगा तो उस व्यक्ति के पास धन से संबंधित जो अपॉर्चुनिटी हैं वो ऐसे कार्य को करने से ज़्यादा प्राप्त होंगी जहाँ पर उसे एक लंबे समय तक अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जल तत्व राशि की जब इन्वॉल्वेशन सेकंड हाउस में होती है तो जो कार्य फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में कार्य करता है तो जो ब्याज से रिलेटेड हमारी वर्किंग है वहाँ पर पैसे का जो लेन देन है बहुत ही पर मंथ के हिसाब से रहता है। और एक व्यक्ति जो कि एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करता है जो पृथ्वी तत्व से संबंधित है तो उसे वेट करना है कि अभी 3 वर्ष 5 वर्ष के बाद इसका एक अच्छा मुनाफा उसे प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इसमें जो हम नक्षत्र की एक्टिवेशन को इंक्लूड करते हैं, 27 नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ये केतु ग्रह से संबंधित हमारे 3 नक्षत्र हैं। आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, ये राहु ग्रह से संबंधित नक्षत्र हैं। मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, ये मंगल ग्रह से संबंधित नक्षत्र हैं। तो 9 ग्रह 27 नक्षत्र प्रत्येक को 3-3 का जो अधिपत्य प्रदान किया गया है उसका धन से संबंधित और जितने भी व्यक्तिगत लाइफ की घटनाएं हैं उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ाव होता है। वैदिक ज्योतिष में जो विंशोत्तरी दशा पद्धति है वो नक्षत्रों पर आधारित है। एक व्यक्ति के जन्म के समय जो नक्षत्र एक्टिवेट होता है उसी के अनुसार उस ग्रह की जो दशा है वो उस व्यक्ति को ऑपरेट मिलती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये 5 पहलुओं पर इस दशा का वर्णन हमें मिलता है। तो जो भी जीवन की घटनाएं हैं, एक व्यक्ति के जन्म, उसके व्यापार से संबंधित, उसकी मैरिज से संबंधित, चाइल्ड बर्थ से संबंधित, ये सभी घटनाएं नक्षत्र, ग्रह, दशा, गोचर को इंगित करती हैं। और इसमें जब हम वैदिक ज्योतिष के जो और भी काफ़ी प्रारूप हैं जिससे कि हम एक सटीकता को जान पाते हैं, उसमें हमें जो बल हैं, षडबल का प्रयोग वैदिक ज्योतिष में किया जाता है उसको देखना पड़ता है। इसमें जो हमारे 60 सहम बिंदु हैं जो कि एक व्यक्ति के धन को, उसके व्यापार को, उसके कर्म क्षेत्र को, उसके पुण्य भाव को
जन्म से संबंधित जो काफ़ी सारी मिसहैप हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, उनको इंगित करते हैं। जी। तो इन सभी को जोड़ करके जब हम एक व्यक्ति की कुंडली को एनालाइज करते हैं तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी वहाँ पर हमें उस प्रेडिक्शन में देखने के लिए मिलती है। जी। तो आपने इतनी सारी राशियों के बारे में बताया कि इनके लिए ये चीज़ है, इनके लिए वो चीज़ है, तो इनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास पैसा बिल्कुल भी टिक नहीं सकता, मतलब आता है और चला जाता है? जी, देखिए, जो किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो अभी जैसे कि इन प्रेजेंट टाइम हम बात करते हैं, हमारे देश में लगभग 12 करोड़ जी। व्यक्ति एक ही राशि के हैं, हम्म। लेकिन सभी का जो जीवन है वो हमें एक ही पहलू पर चलता हुआ नहीं नहीं मिलेगा। होता। तो ये चीज़ें बोलना कि कौन सी राशि सही है या कौन सी राशि गलत हम्म। है, ये ज्योतिष का एक अंग नहीं है। जी। एक व्यक्ति जिसको उसके प्रारब्ध से जो जन्म मिला है, उस समय उसके ग्रह नक्षत्र का, दशा का, सभी का जो वर्णन है वो फिक्स है। एक व्यक्ति को माता पिता, उसका जो परिवार है, वो उसके प्रारब्ध से जुड़ के ही मिलता है, लेकिन उसके लाइफ की जो होल जर्नी है, पूरा जो जीवन है, वो उसके कर्म से जुड़ा हुआ है। तो एक व्यक्ति जो मेष राशि का व्यक्ति है और शनि ग्रह की महादशा जो उसके जीवन में ऑपरेट है, और अगर उसके कर्म क्षेत्र की बात करें तो दशमांश कुंडली में जी। शनि की जो स्थिति है वो उसके पूरे कैरियर को डोमिनेंट क्षेत्र में परिवर्तित करती है। शनि ग्रह मेष राशि में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह काफ़ी एक स्लो प्लेनेट है। 2.5 वर्ष लगभग उनका गोचर एक ही राशि में होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो कार्य हैं वो स्मार्ट वर्क से संबंधित जो है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। जी। वहीं तुला राशि में जो शनि ग्रह की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि उस राशि का जो क्षेत्र है वो किसी चीज़ को एनालाइज करना है, उसके सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना। तो ऐसे समय पे शनि ग्रह काफ़ी पेशेंस देते हैं एक व्यक्ति को, इसलिए वहाँ पर उनकी जो स्थिति है वो थोड़ा सा मजबूत मानी गई है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जन्म में उसकी कुंडली के किसी भी ग्रह को दोष देना गलत है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति राहु डोमिनेंट हैं वो काफ़ी अच्छे दार्शनिक और काल्पनिक हैं। तो जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति मजबूत है वो काफ़ी बड़ी लेवल पर चीज़ों को कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। केतु ग्रह जो कि हमारी जड़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पूर्वजों को, हमारी जो सामाजिक ढांचा है उससे जुड़ा हुआ है। तो जब भी एक व्यक्ति किसी बड़े पॉलिटिशियंस के रूप में या बड़े बिजनेसमैन के रूप में हम देखते हैं, तो ये चीज़ बहुत स्वाभाविक है कि उसकी लाइफ में संघर्ष भी उतना ही मिलता है। शनि ग्रह कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को उतार चढ़ाव जब भी प्रदान करते हैं तो व्यक्ति डिफाइन होता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो। एक व्यक्ति के जीवन में जितना अप एंड डाउन्स होता है उसकी जो नींव है उतनी ही मजबूत होती है, वो सक्सेस भी उतनी ही अच्छे लेवल पे प्राप्त करता है। जी। तो सर जो आज का मोस्टली जो यूथ है ना, जो यंग लोग हैं खास करके, उनमें ना एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं। तो क्या हम किसी के बर्थ चार्ट को देख के पता कर सकते हैं कि उनकी माइंड स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, कैसी नहीं? जी, देखिए, ज्योतिष में जो वैदिक ज्योतिष के साथ हम वैदिक न्यूमरोलॉजी और वास्तु और एस्ट्रो वास्तु को जब जोड़ करके कार्य करते हैं तो इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। एक व्यक्ति का निर्माण और एक भवन का निर्माण पंच तत्व से जुड़ा हुआ है। जो भी चीज़ें एक व्यक्ति के शारीरिक रूप में कमज़ोर हैं या परेशान कर रही हैं, वही सारी चीज़ें एक व्यक्ति के भवन में इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है। वास्तु में हमारी 10 दिशाओं और 16 जोन्स की जो बात है, 45 देवताओं को निहित उसमें किया गया है, जिसमें 33 देवता 12 असुर सम्मिलित हैं। नॉर्थ वेस्ट जो हमारी डायरेक्शन है, जोन है, वहाँ पर कोई इम्बैलेंस है और वो व्यक्ति धनु लगन का व्यक्ति है, तुला लगन का व्यक्ति है,
तो डिप्रेशन से संबंधित जो परेशानियां हैं उस केस में देखने के लिए ज़्यादा मिलती हैं। इसके साथ साथ उसमें उसकी जो दशा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उस कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में जो ग्रह एक्टिवेट है, अगर उसी का इम्बैलेंस उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में या उसके हाउस में बना हुआ है, तो अधिकतर केसों में ये जो डिप्रेशन से संबंधित परेशानियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं। और इसके साथ साथ एक व्यक्ति का जो नाम है वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाम, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो एक परिभाषा है या एक जो उसकी पहचान है वो उसके नाम से होती है। तो जो हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो कंसेप्ट है पे पे बे बे में, ये हमारा शनि ग्रह से संबंधित अल्फ़ाबेट है। और 6 हाउस, 8 हाउस, 12th हाउस, इनकी जो वैदिक ज्योतिष में परिभाषाएं हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। और उसका रीज़न है कि कुंडली का जो छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसकी पॉजिटिवनेस है कि एक व्यक्ति अगर अपने डेली रूटीन को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किए हुए है तो वहीं उसको इन तीनों फील्डों में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट भी देखने के लिए मिलती है। कुंडली का जो अष्टम भाव है वो हमारा अनएक्सपेक्टेड इवेंट को और ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो वर्किंग है, एक व्यक्ति LIC से जुड़कर कार्य कर रहा है, दार्शनिक या किसी चीज़ में रिसर्च में है, और उस व्यक्ति का जो दैनिक क्रियाकलाप है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो इन चीज़ों में उसे अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छी मिलती है। खनन से संबंधित जितने भी वर्किंग है, गोल्ड है, माइंस हैं, पेट्रोलियम है, ये हमारे अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं। कुंडली का जो 12वां भाव है वो हमारे विदेश यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित करता है। तो अधिकतर केसों में जो व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट में या फिर किसी इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी वगैरह में वर्किंग होते हैं तो वहाँ पर उनके लिए ये भाव काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो सर, एंजाइटी और डिप्रेशन से हटने के लिए, मतलब हम ठीक कर पाएँ इसको, तो उसके लिए क्या डेली हैबिट ऐसी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, डिप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिलते हैं वो या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हैं या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपये की जॉब कर रहा है और उस व्यक्ति को 50,000 रुपये की जॉब तभी मिलेगी जब उस 20,000 वाली जॉब में वो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कोई भी अपनी एजुकेशन को या वर्किंग को इंक्लूड करता है। और जो रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर जब एक व्यक्ति अपने आप को पारिवारिक प्रारूप में जोड़ता है तो बहुत सारी समस्याओं का जो समाधान है वो वहाँ से काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो इसमें जो ज्योतिषीय उपाय या रेमेडी वाली चीज़ है वो एक सेकंड फेज पे काम करती है। अभी जैसे कि काफ़ी सारे केसेस हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास जो कि कैंसर पेशेंट्स वगैरह होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोगों को वो उनके फूड हैबिट की वजह से है। गलत खाना। लेकिन इसका एक प्रारूप ये भी देखने के लिए मिलता है कि आज जब एक व्यक्ति नकली घी, नकली दूध, नकली चावल, नकली जीरा, नकली ड्राई फ्रूट्स और जो फल और सब्जी हैं वहाँ पर भी काफ़ी सारे केमिकल को प्रयोग कर रहा है। तो इस कंटेस्ट में ये चीज़ें बहुत ही कम मायने रखती हैं कि कुंडली में क्या दोष एक्टिवेट है, क्या सारी चीज़ें हैं। इसमें जर्नल अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है जी। तो इन चीज़ों को अगर हम अपने व्यक्तिगत लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, थोड़ा बहुत कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है एस्ट्रोलॉजी को तो फिर उसको इंक्लूड करना चाहिए जी। बाकी अपनी डेली की जो लाइफ है उस पर हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क उस पर करना जी बिल्कुल। और इसी के साथ ना सर, कई लोगों का ये भी रीज़न रहता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा डेली रूटीन जो है वो अच्छा नहीं होता, दिन हमारा ख़राब हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी जो है इसमें हम मदद कर सकती है कि हमारा जो दिन है शुरू से लेके रात तक जो है वो अच्छा ही रहे। देखिए, ज्योतिष का जो प्रेजेंट टाइम में प्रारूप है वो काफ़ी डिस्टर्ब है और उसके काफ़ी सारे रीजंस यही हैं कि अभी जैसे कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।
नॉलेज के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा लोगों का जो कंसेप्ट है, अब जैसे काफ़ी सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, हजारों एस्ट्रोलॉजर उसमें जुड़े हुए हैं, लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो अपने आप में ही थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं जी। 1000 में से लगभग 30 या 32 कंसल्टेशंस ऐसी होती हैं जिनको ज्योतिष की ज़रूरत पड़ती है, और एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा है जहाँ पर कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है, वो उनके मानसिक तौर पर या फिर जो उनका प्रारूप पारिवारिक बना हुआ है उस चीज़ से ज़्यादा डिस्टर्ब देखने के लिए मिलती है। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक खुश रहेगा तो उसके लिए उसकी जो डिजायर्स हैं उनका कंट्रोल होना सबसे पहली रेमेडी है जी। अब आपके जो कंपटीशंस हैं वो उन लोगों से हैं जो आपके दायरे से बहुत दूर है, बाहर है, बिल्कुल। तो आप ज्योतिष की वजह से परेशान नहीं है, किसी ग्रह नक्षत्र की वजह से परेशान नहीं है, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर ले जाकर और फिर से डाउनफॉल को फेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जी। खुशी के लिए सबसे पहला जो चीज़ है, जैसे पंच तत्व की हम बात करते हैं तो इन प्रेजेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो छठा तत्व पैसा है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके जीवन की जो लगभग 90% समस्याएं हैं वो पैसे से ख़त्म हो जाती हैं। जी। और ज्योतिष में जो सबसे ज़्यादा लोग कंसल्टेशन ले रहे हैं उसका रीज़न ये है 90% उनके पास पैसा ही नहीं होता, और उनकी जो जीवन की समस्याएं है वो 5% से 90% पहुंच जाती है। जी, बिल्कुल। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा कार्य करना चाहिए जो थोड़ा व्यवहारिक है। जी। बाकी लाइफ सभी की अच्छी है, अप एंड डाउन्स आना स्वाभाविक चीज़ है, संघर्ष को फेस भी करना पड़ेगा और इसी अनुभव से व्यक्ति बहुत कुछ सीखेगा भी। तो मतलब कि सही जो बात है जिससे हमारा हम कहते हैं दिन खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है, वो उसका मेन रीज़न ये है कि हम जो जेलस कर रहे हैं या कंपटीशन है वो रीज़न बन सकता है। मतलब इसी की वजह से लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। सबसे बड़ा रीज़न यही है, ना तो उसमें शनि ग्रह खराब है, ना राहु ग्रह खराब है, ना केतु ग्रह खराब है, ना कोई नक्षत्र खराब है, जो व्यक्तिगत दायरा है वो खराब है। अगर उसको सही किया जाए तो फिर ज्योतिष या कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में सर मैं आजकल ये भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, देखा है कि इंटरव्यू या मीटिंग्स हो ना तो लोग ना मुहूर्त देख के करते हैं कि मुहूर्त अच्छा है तो हम करेंगे, तो मुहूर्त हमारी सक्सेस को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? देखिए, जो हमने विंशोत्तरी दशा की बात की जिसमें हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का BTR बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जन्म शुद्धिकरण सही है जी, तो जो हमारी सबसे लास्ट वाली दशा है वो पर डे के हिसाब से कार्य करती है। कई बार आपने देखा होगा कि हमें एक शर्ट लेनी है और हम सोच के जाते हैं कि इस कलर की लेनी है, लेकिन काफ़ी जगह ट्राई करने के बाद भी वो चीज़ें हमें नहीं मिलती जी। उस समय पे जो ग्रह एक्टिवेट होगा आप उसी कलर को लेके आएंगे। अच्छा। तो इसमें क्या मुहूर्त रहेगा कि जी हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या इस चीज़ को कर रहे हैं। किसी भी जॉब के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रेजेंट टाइम में, एक तो आपकी नॉलेज, दूसरा आपका रेफरेंस। क्योंकि कई बार एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर वो व्यक्ति बैठ जाता है जिसके पास नॉलेज नहीं होती, तो दोनों चीज़ें अगर इक्वल आप लेके चल रहे हैं तो किसी मुहूर्त की ज़रूरत है नहीं। सर आजकल ना ये चीज़ भी बड़ी कॉमन हो रही है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है ना वो अपनी डिलीवरी के लिए या अपने ऑपरेशन सी सेक्शन के लिए टाइम और मुहूर्त डिसाइड कर रही हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर या पंडित ज्योतिष जिनसे भी बात करके। पहले तो ऐसा नहीं होता था, ऐसा अब क्यों होने लगा है? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हर 1 से 2 मिनट में आपको सोशल मीडिया की किसी भी ऐप की या एस्ट्रोलॉजर की जो वीडियो या क्लिप वगैरह है वो देखने के लिए मिलती है। और व्यक्ति आज के समय में तन से, मन से, धन से हर कोई दुखी है, तो उन्हें लगता है कि भाई जिसका जितना अच्छा प्रचार है ये बहुत बेस्ट है और आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ से हो जाना है। और वर्तमान समय में अभी बहुत सारे टूल्स और भी जुड़ रहे हैं, जैसे AI वगैरह का इसमें थोड़ा और मेंशन हो रहा है, लेकिन ज्योतिष का जो असली यूज है ना वो अभी क्या है कि
जैसा कि आपने कहा कि डिलीवरी से संबंधित है, 900 से प्लस कंसल्टेशंस पे वर्क किया मैंने चाइल्ड बर्थ इशू से संबंधित जो है। तो सबसे पहले व्यक्ति का जो सहम बिंदु है, हमें ये देखना पड़ता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में एक व्यक्ति को बच्चा होगा। अब सेकंड फेज जो है वो देखना पड़ता है कि किस प्लेनेट की वजह से या किस दशा अंतरदशा में ये चीज़ें ब्रेक हो रही हैं जी। और जब उसी को फिर उसके वास्तु जोन्स के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। फिर जो व्यक्ति का नाम है, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी कंटेंट हमने रखा, फिर उसको उसमें मेंशन किए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर चेंज करने के लिए या मेडिसिन चेंज करने के लिए बोला जाता है। अब इसका जो पहलू है कि 9 ग्रह, अभी जैसे कि 5th हाउस में मंगल ग्रह विराजमान है जी। तो व्यक्ति को एलोपैथी मेडिसिन्स काफ़ी अच्छे से सूट करती है। वहीं पर मरकरी अगर विराजमान है तो व्यक्ति को आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स है उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ज्योतिष में जब एस्ट्रोलॉजी के इस पार्ट को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा बनता है। दूसरा एक बहुत एक जर्नल एक्सपीरियंस है कि आप जब ग्रामीण एरिया में देखते हैं कि एक डॉक्टर है वो 50 रुपए की दवाई देता है, व्यक्ति सही हो जाता है और 90% केसों में ये चीज़ें कार्य करती हैं। जब व्यक्ति सही नहीं होता फिर वो किसी छोटे शहर की तरफ जाता है, वहाँ पर उस व्यक्ति को 500 रुपये वाली फीस डॉक्टर देते हैं, वहाँ से सही हो जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि तीसरे फेज पे जाना पड़ता है किसी बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ 50,000 रुपये खर्च होते हैं, व्यक्ति सही होता है। और एक समय ऐसा होता है कि फिर उससे भी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जहाँ पर लाखों रुपए उसके खर्च होते हैं। ज्योतिष वाला प्रारूप भी सेम ऐसे ही कार्य करता है। कई बार किसी छोटे से मंदिर में बैठा हुआ एक जो शास्त्री है वो आपका कार्य संपूर्ण करा देता है। कई बार 1,000-2,000 रुपए की कंसल्टेशन में आपका कार्य हो जाता है और कई बार 1,00,000-1,25,000 रुपए की फीस में आपका कार्य होता है। और कुछ पहलुओं पर ऐसा होता है कि आपको महसूस होता है कि ज्योतिष के जो उपाय हैं या एस्ट्रोलॉजी वो कार्य ही नहीं कर रही। इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से कार्य कर रही होती हैं। एक व्यक्ति के संचित कर्म, अधिकतर जो लोग परेशान हैं जहाँ ज्योतिष कार्य ही नहीं करती, उसका रीज़न है कि उन्होंने व्यक्तिगत लाइफ में ना किसी ऐसे व्यक्ति का नुकसान किया है जो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट समय को फेस कर रहा है। अच्छा। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो उसके प्रारब्ध को इतना मजबूत कर देते कि उसका कितने ही हवन कराइए, जाप कराइए, कितने ही डोनेशन और रेमेडी कराइए, तो वहाँ पर वो चीज़ें फिर कार्य करती नहीं दिखती। क्योंकि कुदरत, प्रकृति भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ईश्वर अगर ऐसे तो कोई भी गलत कार्य करके हवन करेगा और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये जितने भी पहलू हैं ज्योतिष के, वास्तु के, न्यूमरोलॉजी के, ये एक दूसरे के आधार स्तंभ हैं और जुड़कर ही कार्य करते हैं। तो सर जैसे आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो एक आम आदमी है जिसको अपनी लाइफ में चीज़ें ठीक करनी है, अब वो किसी भी ज्योतिष के पास जाएगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, तो वो उन्हें इतना सब खर्चा अगर बता देते हैं, ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो, तो वो आम आदमी जिसके पास इतना उस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी चीज़ें ठीक करेगा फिर? देखिए, प्राचीन समय में जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो राजा महाराजाओं के लिए कार्य करते थे और उससे जो सेकंड फेज था, जो प्रजा है, जो समाज है, उसके लिए संत कार्य करते थे। तो आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे संत समाज में हैं, जिसमें वृंदावन, राजस्थान, दौसा, हिमाचल, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी जो अच्छे अच्छे संतों के मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं, उनका जो सामाजिक दायरा है वो लोगों का काफ़ी बड़े लेवल पर अच्छा और भला कर रहा है। और जो ज्योतिषीय उपाय की बात हम करते हैं, हर किसी व्यक्ति के अंदर एक प्रकृति भाव प्रदान करती है। किसी को स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना पसंद होता है, किसी व्यक्ति को अपने किसी पड़ोसी या परिवार के व्यक्ति का जो दुख या पीड़ा है उसमें मदद करना पसंद होता है, किसी को अनाथ बच्चों को डोनेशन वगैरह या उनकी हेल्प करनी पसंद होती है, किसी को एजुकेशन के रिगार्डिंग किसी की मदद करनी पसंद होती है। तो व्यक्ति जाने अनजाने हर कोई रेमेडी करता ही है
ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा ही आपको कराई जाए। बताइए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो समस्या है वो हमारे एक निजी जीवन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। सहम बिंदु में विवाह सहम बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट पद्धति है। एक व्यक्ति की एज 23 के आसपास है, विवाह सहम बिंदु एक्टिवेट है, तो उसके सैकड़ों रिश्ते शादी के लिए आते हैं और वो उस समय पे चीज़ों को डिनाई करते हैं। रीजन कोई भी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, उन्हें दहेज वगैरह का कैसा भी कंटेंट रहा हो। और कई बार ऐसे केसों में होता है कि व्यक्ति का 10 वर्ष 12 वर्ष तक सहम बिंदु एक्टिवेट ही नहीं है, तो जो समय निर्धारित था उसे वो लूप कर लेते हैं। और फिर जैसे ही 28-30 वर्ष एज है, फिर उसके बाद जितने भी संत बाबा महाराज ज्योतिष आचार्य सभी के पास भागना शुरू किया जाता है। यही चीज़ें हमारे व्यक्तिगत जो बिजनेस है, व्यापार है, जॉब के कंटेंट में देखने के लिए मिलती है। आप ग्रेजुएशन करके 12,000 रुपये की जॉब से स्टार्ट करते हैं जी। और उस डेजिग्नेशन पर आप 10 वर्ष तक कार्य करते हैं और आपकी 20,000 रुपये सैलरी होगी और आप उसमें खुश हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर रिसेशन मंदी वगैरह देखने के लिए मिलती है और व्यक्ति को अप एंड डाउन फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो कि उस 10-12 वर्ष के टाइम पीरियड में कम से कम भी 6 से 7 अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज को करता है जी। और आज वो व्यक्ति 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी पे आराम से मैनेज कर रहा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि जॉब छूट गई तो सबसे अच्छा जो ज्योतिष उपाय है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, आप 43 डेज कीजिए, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, होम हवन जाप जरूरी है नहीं। जी, ठीक है। तो साथ में वेदांत जी ना आजकल के टाइम में ना ये मतलब अभी प्रेजेंट में ये बहुत सुन रही हूँ कि अगर हम सुबह सुबह अपना फ़ोन देखें ना तो 11-11 हो रहे हो या 22-22 हो रहे हो तो कहते हैं बहुत ये सिग्नल बहुत अच्छा है, एंजल सिग्नल है। ऐसा कुछ है या ये सिर्फ मिथ है? देखिए, जो हमारा पंचांग है उसमें तिथि का वर्णन है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। एक जो शुक्ल पक्ष है वो हमारा पूर्णिमा को संपूर्ण होता है, कृष्ण पक्ष हमारा अमावस्या को। तो इसके साथ साथ हमारे इसमें 27 योग बने हुए हैं जो कि फिक्स है। एक व्यक्ति के जन्म के समय एक व्यक्ति को एक योग मिलता है। 27 नक्षत्र वो भी फिक्स हैं, जन्म के समय उसे प्रदान होता है। इसके साथ साथ जो हमारे करण हैं, भवकरण, बालवकरण, कौलवकरण, गरकरण, वन्यकरण, विष्टिकरण और 4 इसमें स्थिर करण भी हैं। तो जो व्यक्ति का जन्म समय का जो पंचांग है उसके अनुसार जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो कार्य करती हैं। अब किसी से कहना कि भी आपके 4 नंबर बर्थ है, 8 है, 1112 वाला, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम थोड़ा सा वैदिक से पकड़ते हैं, थोड़ा सा लाल किताब से, थोड़ा सा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शंस या कार्य करना शुरू करते हैं और वो चीज़ें फिर कार्य करती हुई दिखाई नहीं देती। अगर आपको सबसे पहले सुबह उठते हुए आपके जो फर्स्ट वर्ड हैं वो ईश्वर के अगर लिए जाएं, आप चाहे किसी भी धर्म को माने, आप सुबह उठ कर ओम नमः शिवाय या किसी मात शक्ति से संबंधित किसी नाम को लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे कार्य करेंगे। ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत लाइफ में इतना अच्छा कार्य नहीं करेंगी। 1112 ये सारी चीज़ें वो आपके दायरे में है ही नहीं। एक जब किसी का जन्म हो रहा है तो 9 के 9 ग्रह तो सभी को मिले हैं, 12 राशियां सभी को मिली हैं। तो किसी से ये कहना कि ये नंबर आपके लिए गलत है, ये सही है, वो थोड़ा सा गलत ही पड़ता है। तो मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि 11-11 पे ऐसे कोई विश मांगो तो पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, न्यूमरोलॉजी के जो टीचर हैं काफ़ी अच्छे हैं और ये पद्धति भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें गलत की गई हैं कि उस फिल्म एक्टर ने अपना नाम चेंज कर लिया और उसका ग्रोथ हो गया। उस मूवी का नाम ये रख दिया गया था इसलिए सक्सेस हो गया। आपने कभी सुना है कि किसी भी जो IPL
या सट्टा लॉटरी के जो ऑफिस हैं या शेयर मार्केट है, वहाँ पर किसी भी ज्योतिष का कोई आचार्यों की कोई ब्रांच हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत तो वहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम है वहाँ हाँ पे। बिल्कुल। तो उन्हें अपनी इस तरीके से तो एक मार्केटिंग जो है ना एस्ट्रोलॉजर्स की 10-20 रखनी चाहिए कि जी आज मार्केट डाउन रहेगी तो हाँ, इस समय बंद कर देते हैं, बिल्कुल। इस समय उसे अप कर लेते हैं। तो जो नंबर सिस्टम वाला से जो कंसेप्ट हो रहा है ना, ये वर्तमान में लोगों में द्वेष ज़्यादा पैदा कर रहा है कि भाई सामने वाले को बता दिया कि भाई 4 नंबर 8 का एंटी हो गया या इस नंबर का 1 का एंटी हो गया, तो उसे तो यही लगेगा जी। हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि मेरी इससे इसलिए नहीं बनती क्योंकि मैं 4 नंबर हूँ, ये 1 नंबर है। वो गलत है चीज़ें। अच्छा। जी, सबसे अच्छा यही है कि इस नंबर सिस्टम से अलग हटकर अगर आप किसी के बारे में अच्छा कार्य करें, अच्छा सोचें, और किसी भी छोटे से छोटे, काफ़ी हमारे सतोगुण मंत्र हैं, रजोगुण मंत्र हैं, तमोगुण मंत्र हैं, उसको व्यक्तिगत लाइफ में अपनाइए, उसका बहुत बेस्ट रिजल्ट है। जी सर, यही नंबर से बात चल रही है तो बहुत सारे लोग ना अपनी गाड़ी का नंबर और अपने घर का नंबर ना वो डिसाइड करते हैं कि हमारा लकी नंबर जो है हम वो रखेंगे, या ये नंबर अच्छा है ये नंबर बुरा है। ऐसा भी कुछ ज़रूरी है कि अपने मतलब जो नंबर मिला वही हो, या खुद से रखना ज़्यादा ज़रूरी है? काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बहुत अच्छी अचीवमेंट को प्राप्त करके और बिल्कुल डाउनफॉल हुए हैं, वो भी इन सभी चीज़ों को यूज करते थे अपने व्यक्तिगत लाइफ में। जी। तो फिर वो इतने नीचे क्यों आए? ऐसा नहीं है कि ये जो नंबर्स वाला सिस्टम है इसका चुनाव हम कर रहे हैं। जी। जो दशा वाला सीक्वेंस है हमारा, हम किसी भी चीज़ को, चाहे गाड़ी का नंबर लें या फिर किसी भी कार्य को करें, वो हमारा उस ग्रह से संबंधित जुड़ के ही कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि जिनका जन्म 4 नंबर को हुआ है वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे या उनके साथ गलत नहीं हो रहा, या एक वाले को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। 12 करोड़ लोग एक ही जैसे आपको मिल रहे हैं जो समाज में, तो आप इस चीज़ को कहें कि ये नंबर सही है या ये गलत है, वो थोड़ा सा सही नहीं है। वो दायरा भी नहीं है ज्योतिष का। जी। वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो हम यूज कर रहे हैं नंबर्स का, ये हमारा कबाला सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वैदिक जो हमारा पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। तो इसमें जब हम थोड़ा सा कार्य करते हैं कुछ कुंडलियों पर, तो इसमें डिग्री सिस्टम होता है हमारा एस्पेक्ट। तो उसमें 30 डिग्री का एस्पेक्ट, 60 डिग्री का, 90 का, 120 का, 180 का, उस कंटेंट में वो चीज़ें हम जोड़कर कई बार चीज़ों को, जैसे कंपनी का लोगो बनाना है, वहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। क्योंकि वैदिक जो ज्योतिष है वहाँ पर तो हमारे जो संस्कृत के शब्द हैं या फिर उनसे हमारे धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन्हें ही ऑस्पिशियस माना जाता है। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह है, तो कोई भी शुभ कार्य होना है सबसे पहले उसे बना लेंगे। लेकिन अभी जैसे कि किसी को कंपनी बनानी है तो सभी तो उसको नहीं बना सकते स्वास्तिक के चिन्ह को, तो फिर थोड़ा बहुत चेंजिंग के लिए इस चीज़ को यूज करते हैं। जी ठीक है सर। तो इसके साथ मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, जैसे हमारी अभी मिसकंसेप्शन की बात चल रही थी पहले, तो आप खुद पर्सनली कैसे पता करते हैं कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर है जो सही मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है और कौन सा जो है वो सिर्फ व्यूज़ के लिए काम कर रहा है? क्योंकि आम आदमी को तो देखो पता नहीं है, वो तो एक के पास जाएगा, उसने बोला गलत है तो दूसरे पे चला जाएगा। ये देखिए, मैंने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है लगभग 7-8 महीने उस पर कार्य किया, क्योंकि एक उत्सुकता थी कि भाई ये लोग इतने बड़े लेवल पे कार्य कर रहे हैं तो चीज़ों को समझा जाए। तो उसमें क्या है, उनका सॉफ्टवेयर फिक्स होता है। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के डालते हैं तो उसमें चीज़ें सॉफ्टवेयर से सिर्फ क्लिक करनी पड़ती हैं। आचार्य आपकी लगन कुंडली को देख रहे हैं, आचार्य जी आपकी दशा को देख रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद अगर किसी का गाड़ी या फिर इन चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन है तो D16 चार्ट को, बच्चों से D7 चार्ट को ऐसे एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप 1 डे के बाद फिर दोबारा कंसल्टेशन लेते हैं किसी दूसरे आचार्य से, तो वो उस समय को ही चेंज कर देते हैं। अब जैसे किसी ने बोला कि भी मार्च में आपकी शादी हो जाएगी, दूसरा व्यक्ति बोलेगा जी नवंबर में शादी होगी, तीसरे से पूछेंगे बोलेगा जी आपकी कुंडली में तो ये दोष है, 2 साल तक शादी नहीं होगी। और एक समय बाद एक व्यक्ति तो ऐसा बोल भी देगा कि जी आपकी कुंडली में तो शादी के योग ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ज्योतिष अपने आप में वर्तमान समय में सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। और फिर से वही चीज़ें, मतलब जो व्यक्तिगत अनुभव है कि सबसे बड़े जो ज्योतिषीय उपाय हैं वो हमारे
प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आप चाहे दीप दान करें, किसी मंदिर में प्रसाद डोनेट करें या किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करें, वो आपकी सबसे अच्छे ज्योतिष उपाय हैं और वो कार्य भी करते हैं। अब ये चीज़ें थोड़ा सा सही नहीं पड़ रही कि भाई हम 10 जगह जाएं, उनकी अच्छी अच्छी डेफिनेशंस हैं। देखिए ये तो हर फील्ड में व्यक्ति मिलेंगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, आप किसी वकील के पास जाइए, किसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए, तो 100% तो कहीं पे भी चीज़ें एक्यूरेसी नहीं रहती। डॉक्टर्स भी कई बार आगे फॉरवर्ड करेंगे, टीचर्स भी, वकील सभी इसी तरीके से कार्य करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप सेल्फ पे ज़्यादा कार्य करते हैं, अपने आप को ज़्यादा भ्रमित नहीं रखना। ज्योतिष व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने के लिए है, ना कि उसमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए या फिर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा करने के लिए। ज्योतिष को ज्योतिष ही रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि उसे व्यापार बनाया जाए। जी। तो सर आज की जो हमारी ऑडियंस है और जो हमारा यूथ है, उनके लिए आपने एक एडवाइस देनी हो एस्ट्रोलॉजी से अलग अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, तो वो क्या होगी? जी देखिए, मेरी जो पर्सनल एडवाइस है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो व्यक्तिगत लाइफ की समस्याएं हैं उसे आप थोड़ा सा समय दीजिए। एक समय के बाद वो चीज़ें सही हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो कुछ समय के बाद ठीक भी होना स्वाभाविक होता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर कोई भी चीज़ें हो। मैरिज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा है, अगर आप वहाँ पे भी एक पेशेंस रखते हैं तो वो भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप 10, 20 या 30 एस्ट्रोलॉजर चेंज कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं और व्यक्ति आपको अलग अलग प्रारूप में अपने प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, तो उससे अपने व्यक्तिगत जीवन को खराब मत कीजिए। ज्योतिष से अगर आप कोई बहुत बड़े इवेंट को, जैसे कि सपोज कीजिए किसी को 200-300 करोड़ का लोन लेके अपने बिजनेस में जो ना ग्रोथ करनी है, वहाँ पे इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको न्यूमरोलॉजी की जरूरत भी पड़ेगी, ऑफिस वास्तु की, हाउस वाइफ वास्तु की जरूरत पड़ेगी, आपके जो भी ग्रह नक्षत्र हैं, दशा हैं, उसके सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल नहीं है कि भाई हर किसी को 1-2 लाख रुपए खर्च करने के इससे आपका जो है ना भविष्य बदलना है या चीज़ों को करना है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है ज्योतिष में। वो तो व्यवहारिक तौर पर अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। जैसे जैसे अच्छा समय और बुरा समय ये सभी के आता है, पेशेंस बनाइए, चीज़ें सही हो जाएंगी। मतलब पेशेंस जो है वो होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को ठीक करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड। अगर आपको भी ये पॉडकास्ट और ये एपिसोड अच्छा लगा हो, रिलेटेबल लगा हो और आपकी भी प्रॉब्लम्स अगर इससे सॉल्व हुई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ। थैंक यू, धन्यवाद सर। जी।